नमस्कार दोस्तों। आज हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये सेकंड वीडियो है एंड आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो हमारी देख ली होगी और सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर फिर भी आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप जाइए और हमारी फर्स्ट वीडियो को देखिए, क्योंकि तभी आपको ये सेकंड वीडियो समझ में आने वाली है। तो चलिए, फिलहाल गाइज हम जानते हैं कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहे थे पुरानी वीडियो में, और आपको ये सिखाया गया कि इज एम आर भी इंडेफिनाइट टेंस में आते हैं। तो आई होप वहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और मुझे काफ़ी अच्छा आपका फीडबैक मिला। कुछ डाउट्स थे, सबको रिप्लाई कर दिए गए हैं। तो आइए आज जरा उसी सीरीज को, उसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे बी की फॉर्म के बारे में, बी एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है। और हम जानते हैं कि इसमें तीन आते हैं, हैव भी आता है, डू भी आता है, AUXILIARY। कई बार डाउट हो जाता है स्पेलिंग लिखते समय, बोलते समय, दोनों एक ही टाइम पे फोकस करना पड़ जाता है। क्लियर? कोई नहीं, चलता रहेगा। तो बी का मतलब कुल मिला के वही एक ऐसे सेंटेंस जहां पर केवल और केवल हम इज एम आर का यूज करेंगे। मीन्स ये पढ़ने वाला टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होगा, साथ ही साथ वॉज वर का यूज करेंगे। बनने वाला टेंस हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस होगा। तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं जो हमारे इज एम आर या वॉज वर से बनते हैं। और पक्का श्योर 100% गारंटी है कि आप एक बार इस वीडियो पूरा देखिए, मजा ना आ गया तो आप कहना, बहुत कुछ नया मिलेगा और बहुत कुछ आपकी उम्मीदों से परे मिलेगा। तो आइए समझते हैं इस बात को। सबसे पहली बात, आज हम बात करने वाले हैं इज एम आर वॉज वर। बेटा इन पांचों को हम एक साथ डिस्कस यहाँ करेंगे, पांचों के बारे में। ठीक, कुछ पढ़ाऊं उससे पहले जरा एक चीज और समझ लेना। मैंने एक सेंटेंस लिया, द मैन इज अ पुलिसमैन। पहले कुछ समझाया जाए, आपको पढ़ाया जाए, उससे पहले एक बात समझ लीजिए, और वो इन दो सेंटेंसेस के माध्यम से समझ जाओगे। दूसरा है द मैन कॉल्ड अ पुलिसमैन। बेटा दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं और एक काम करना है, इन दोनों सेंटेंसेस में हमने यूज करा अ पुलिसमैन, और यहाँ भी यूज कर रखा है अ पुलिसमैन। बस इस अ पुलिसमैन में दोनों में कोई फर्क है नहीं है, पहले ये पहचानना है। और इन दो सेंटेंसेस के माध्यम से आराम से मैं समझा दूंगा, इसके बाद चीजें पढ़ाना समझाना काफी आसान हो जाएगा। बेटा पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में द मैन सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, मैंने बुलाया, किसको बुलाया? आदमी को। तो बेटा ये हो गया होम का रिप्लाई, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट किसका? इस कॉल्ड वर्ब का। वर्ब कैसे हुई? ट्रांजिटिव। देखिए, माना ये बेसिक्स ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाना ये ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई इंसान मिलेगा आपको, तो वो होम का रिप्लाई होगा। मीन्स किसको? आदमी ने बुलाया, किसको बुलाया? तो ये रहा रिप्लाई उसका, ये रहा उसका आंसर, पुलिसमैन को। तो जो भी आपको होम का आंसर मिल जाएगा बेटा, वो कहलाएगा उसका अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन ऊपर आते हैं, द मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज हमारी वर्ब है, आदमी है, और वो क्या है? ये हो गया व्हाट का रिप्लाई। ध्यान रखिए, जब भी किसी इंसान की बात करें और इंसान हमारा व्हाट का रिप्लाई हो, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। तो याद होगा पीछे सेंटेंस, जो हमारी पुरानी वीडियो थी, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें ये वर्ड आया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैंने कहा था कभी बात करेंगे आगे के चैप्टर में। तो वही है, लेट्स सी, आज नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, तो इसमें बात कर लेते हैं। बेटा कॉम्प्लीमेंट का कुल मिला के एक तरीके से पूरक, किसी की मीनिंग को पूरा करना। तो द मैन इज, अगर इस बात को यहाँ तो रोक दिया जाए, आदमी है, आदमी क्या है, तो उस क्या का रिप्लाई ये रहा कि वो पुलिस वाला है। और ध्यान से देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, ये डिस्क्रिप्शन होता है। अब किसका डिस्क्रिप्शन है? फिलहाल यहाँ पे ये सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। एक तरीके से बोल लीजिए डिटेल्स हैं। किसकी डिटेल्स हैं? सब्जेक्ट की। कि आदमी है, वो क्या है? एक पुलिसमैन है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, कुछ भी लगा दो। द मैन इज हैप्पी, द मैन इज गुड। आप जो भी लिखोगे बेटा, ये सब का सब कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट।
तो समझिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हम बेसिक बातें क्या पढ़ लेते हैं कि एक सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट आएगा, फिर एक वर्ब आएगी और उसके बाद जो बचा सब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमेशा ये फॉर्मूला फिट नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो ठीक है, इसके बाद जो बच गया सब कुछ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये गलत डेफिनेशन है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है। कई तरीके से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल समझिए, नीचे वाले सेंटेंस में अ पुलिसमैन ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाले सेंटेंस में अ पुलिसमैन ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे पता? नीचे वाले सेंटेंस में आप पुलिसमैन किसका रिप्लाई, होम का रिप्लाई। ऊपर वाले सेंटेंस में आप पुलिसमैन किसका रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई। जब भी कभी इंसान ह्यूमन पर्सनालिटी की बात हो रही हो तो होम का रिप्लाई तभी उसको आप ऑब्जेक्ट मानना, व्हाट का रिप्लाई वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक अंतर तो ये। बड़ा दूसरा अंतर और भी है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ये कहलाता है अदर देन अ सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम इंसान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। देखिए द मैन अलग इंसान है, उसने बुलाया किसको, पुलिस वाले को, वो अलग इंसान है। मीन्स वो आदमी और पुलिस वाला दोनों अलग अलग इंसान थे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी सेम नहीं होते, ये बात सही है। आदमी अलग है, सब्जेक्ट है, आप पुलिसमैन ऑब्जेक्ट है, वो भी अलग है। लेकिन ऊपर आ जाओ, क्या यहाँ पर पुलिस वाला कोई दूसरा इंसान है या वो मैन ही है? तो आप देखोगे द मैन इज अ पुलिसमैन, मीन्स ये आदमी ही तो पुलिस वाला है। तो पुलिस वाला कौन है, वो आदमी ही तो है। तो यहाँ दोनों एक ही हैं। तो कुल मिला के ये पुलिसमैन अलग से इंसान नहीं है, बल्कि ये डिटेल है किसकी, मैन की। तो ये मैन की मीनिंग पूरी कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने कहा आई एम, आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी, अरुण। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी लिख लीजिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये आई तो सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गई, ये अरुण क्या है, डॉक्टर क्या है, अ टीचर क्या है, तो बेटा सब के सब ये कॉम्प्लीमेंट हैं। पता है क्यों? वो इसलिए कि ये अरुण है कौन, आई ही तो है। डॉक्टर है कौन, आई ही तो है। टीचर भी कौन है, ये आई ही तो है। ये सब कुल मिला के डिटेल्स हैं। किसकी डिटेल्स हैं? सब्जेक्ट की। बात समझ रहे हो? सब्जेक्ट का ही ये डिस्क्रिप्शन है। ये सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है, वही है। लेकिन एक चीज और देखिए, आई सा अरुण, बेटा इस सेंटेंस में आई सा अ डॉक्टर, आई सा अ टीचर, तो बेटा अब जो ये डॉक्टर टीचर लिखे आ गए या अरुण लिखा आ गया और आपसे आपसे कहा जाए कि अंतर पहचानिए, तो बड़ा आसान है। आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट हैं। क्योंकि ये रिप्लाई किसका है, होम का। कि मैंने देखा, किसको देखा, अरुण को। किसको देखा, डॉक्टर को। किसको देखा, टीचर को। और वैसे भी ये आई अलग है, अरुण अलग इंसान है। ये आई अलग है, डॉक्टर अलग इंसान है। ये आई अलग है, टीचर अलग इंसान है। बात समझे? तो दो बातें, पहली बातें ऑब्जेक्ट होम का रिप्लाई होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग इंसान होने चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट आया ये व्हाट का रिप्लाई है। भैया आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, अरुण हूँ। मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। बात समझ रहे हो? और दोनों अलग इंसान नहीं है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। और मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी बातें आपको आज नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है ना? आपने क्या पढ़ा है, आपने इन्हीं सेंटेंसेस को पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि ये बदतमीजी है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए, तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बी की फॉर्म। बी की फॉर्म का मतलब खासकर 5 वर्ड, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में होता है, वॉज, वर हमारा पास्ट में यूज होता है। बेसिक बातें पता होंगी फिर भी बता देते हैं आपको कि ये 3 वर्ड जो शुरू के हैं ये हमारे प्रेजेंट में आते हैं, और बाकी जो 2 वर्ड हमारे लास्ट वाले हैं ये हमारे पास्ट में यूज करते हैं। अच्छा, इज
तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आर तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट कैसा प्लूरल हो, एम का यूज तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो। ठीक उसी प्रकार वज कब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर कब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और आई के साथ पास्ट में वज आता है। ये बेसिक बातें पता होंगी। अच्छा, इज एम आर का मतलब होता क्या है बेटा, है, हूं, और एक है ये वाला जो बिंदी आती है आर के लिए। वॉज वर का मतलब क्या था बेटा, वॉज का मतलब होता था, थी, वर का मतलब होता थे और थी। अब एक डाउट है, वॉज की मीनिंग में थी आ रहा है, वर की मीनिंग में थी आ रहा है, तो फर्क क्या है बेटा, सुनिए। अगर एक के लिए बात कर रहे हो तो वॉज लगाना, एक से कहीं ज्यादा हो तो वर लगा देना। एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं वह पागल थी, अब वह पागल थी, वह कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, वज आएगा। लेकिन किताबें महंगी थी, अब किताबें कितनी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी हैं, तो क्या आएगा, वर आएगा। और दोनों सेंटेंस के लास्ट में फिलहाल थी लिखा रहा है, वह पागल थी, किताबें महंगी थी। तो वर्ड्स वर डिसाइड करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये बेसिक बातें जो आई होप आप में से सबको आता होगा। अब चलें आगे, मेन बात क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि हमें बी की फॉर्म डिस्कस करनी है, और बी की फॉर्म के अंदर डिस्कस क्या करना है, मतलब बी की फॉर्म जो होती है 5 होती हैं और ये एक्सप्रेस क्या करती हैं वो चीज देखना है। तो देखो, वन बाय वन मैं यहाँ पे सब कुछ लिस्ट करने वाला हूँ, और आप समझिएगा एक एक करके। सबसे पहली बात, बी की फॉर्म क्या चीज शो करती है, ये शो करती है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब बेटा किसी भी चीज का होना या पाया जाना। समझना, आपने कभी इस तरीके से इसको नहीं पढ़ा होगा, बट यही बारीकियां हैं। मैंने यही तो कहा कि हमारा बेसिक्स भी किसी एडवांस से कम नहीं होता। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो बी की फॉर्म शो करती है वो क्या शो करती है, एग्जिस्टेंस। दूसरा, ये शो करती है कंडीशंस। कंडीशंस मान लीजिए एक तरीके से, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको। और कंडीशन के साथ साथ में यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर लीजिए, स्टेट्स। बात एक ही है कि मान लीजिए कंडीशन की बात करूं तो स्टेट, और स्टेट की बात करूं तो कंडीशंस। अब होता है क्या, जो हमारी स्टेट होती है बेटा, या तो ये मेंटल स्टेट होगी या फिर ये फिजिकल स्टेट होगी। बात समझ रहे हो। तो बी की फॉर्म शो क्या करता है, माना इसकी हिंदी है, हूं और है होगा, था और थी और थे, मीन्स इज एम आर वॉज वर पढ़ेंगे। अभी सबका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, अब पीछे हम कुछ सेंटेंसेस भी लेंगे, लेकिन समझिए पहले कि बी की फॉर्म एक्सप्रेस क्या करता है। सबसे पहले ये एक्सप्रेस करता है एग्जिस्टेंस को, दूसरा ये बताता है कंडीशंस को, कंडीशंस के साथ साथ में मान लीजिए स्टेट्स। मैं कंडीशन बोलूं समझ जाना स्टेट्स, स्टेट्स बोलूं समझ जाना कंडीशंस। अब ये दो तरह की होती हैं, या तो मेंटल कंडीशन होगी या मेंटल स्टेट्स, या फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल के लिए बेफिक्र रहिए, अभी आपको एक बार लिख लें, पूरा लिस्ट बना लें, फिर वन बाय वन सबका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। तीसरी बात करते हैं, तो ये भैया इसको यूज करते हैं किसी भी चीज की लोकेशन को बताने के लिए। फिर इसको हम यूज कर लेते हैं किसी भी चीज की रिलेशनशिप को बताने के लिए। अब कैसे यूज करते हैं इन सब का यहाँ पे अभी एग्जांपल लेंगे। और अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट आता है, क्या एक्सप्रेस करता है, वो डिटेल्स होता है, डिटेल्स का मतलब डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए भी इसी का हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ अगर आप किसी से टाइम पूछ रहे हो या टाइम बता रहे हो, तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम बी की फॉर्म को यूज कर लेते हैं। तो बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब बी की फॉर्म होती है उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। बी की फॉर्म को फिलहाल हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कंडीशन को बताने के लिए। कंडीशन का मतलब स्टेट्स, बात एक ही है। बी की फॉर्म को यूज कर लेते हैं लोकेशन को बताने के लिए, इसको यूज कर लेते हैं फ्रेंडशिप को बताने के लिए, डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए। और एक वर्ड में और यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, किसी भी चीज की आइडेंटिटी को बताने के लिए भी बी की फॉर्म को यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब एक काम करते, जरा ज्यादा नहीं, बस 1 और 2 इनके एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छा खासा समझ में आ जाए। मान लीजिए एग्जिस्टेंस,
तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं नंबर फर्स्ट, मैं कहा द टेबल इज हियर। बेटा थोड़ा छोटा लिखा है बट समझ में आ रहा होगा, स्पेस कम है थोड़ा, इससे आप कॉम्प्रोमाइज करना कि टेबल यहाँ पर है। हम क्या शो कर रहे हैं, किसी चीज का होना, टेबल है, कहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल क्लियर। तो एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, वहीं आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम हियर, बेफिक्र रहो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा एग्जिस्टेंस है। बात क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं। कंडीशन की बात कर लें तो मेंटल कंडीशन भी होती है, फिजिकल कंडीशन भी होती है, मेंटल स्टेट भी होती है, फिजिकल स्टेट भी होती है। कैसे, यहां लिख दूं, मान लीजिए मैंने कहा ही इज हैप्पी। अब बेटा हैप्पी क्या है, ये उसकी कैसी है, मेंटल स्टेट है, एमएस। एमएस का मतलब मेंटल स्टेट हो गया। दूसरा फिजिकल, मान लो मैंने कहा ही इज एट होम, वो है कहाँ पर है, वो भी घर पर है, ये उसकी फिजिकल भौतिक अवस्था हो गई कि वो भी कहाँ पर है, वो घर पर है। ही इज एट होम। कोई डाउट यहाँ तक, मुझे नहीं लगता। लोकेशन के लिए सिंपल सी बात है, मैं कह दूं भैया किताब कहाँ पर है, तो आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की लोकेशन क्या है, टेबल पर है, टेबल पे, ठीक है ना। ऐसे आप बोल दीजिए आई एम इन दिल्ली, मैं कहाँ पर हूँ, दिल्ली में। अब जो आपने ये सारे सेंटेंसेस लिख रहे हो, अब ये सब बात करेंगे, पहले तीन चार वर्ड और समझ लेते हैं। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हमने इज एम आर को केवल अकेला यूज किया है, कोई साथ में वर्ब नहीं आ रही है। तो सारे के सारे जो टेंस बनेंगे बेटा ये हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस होंगे। तो मान लीजिए कोई बोल रहा है आई एम इन दिल्ली, इसका मतलब व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग हियर, आई एम एक्सप्रेसिंग और शेयरिंग माई लोकेशन, ये मेरी लोकेशन की बात हो रही है। फ्रेंडशिप का मतलब कैसे, रिलेशनशिप, मैं कहा ही इज माई फादर, तो इस सेंटेंस में क्या शो कर रहे हो आप, रिलेशनशिप, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर। आप कुछ भी, ही इज माई टीचर, तो मीन्स आपके और उस इंसान के बीच में रिलेशन कैसा है, फादर सन का है, फ्रेंड का है, ब्रदर का है, टीचर स्टूडेंट का है। तो कैसे भी आप चाहो तो लोकेशन अपनी, सॉरी रिलेशनशिप यहाँ पे आप अपना बता सकते हो। बात क्लियर। डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ही को ले लेते हैं, ही इज टॉल, कैसा इंसान, वो लंबा इंसान है। ही इज फैट, मोटा इंसान है। ही इज क्लेवर, वो चालाक इंसान है। मीन्स वट वी आर डूइंग हियर, हम उस इंसान के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आखिर वो इंसान है कैसा। इंसान ही क्यों, कोई चीज ले लो, द कार इज रेड, गाड़ी कैसी है, लाल है। तो ये डिस्क्रिप्शन है किसका, गाड़ी का। बेटा देखो ये सारे वर्ड समझाने मुझे कि एग्जिस्टेंस क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, स्टेट क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है ना। ये समझाना है, इसलिए स्पीड में हम बारीकी से एक एक दो दो सेंटेंस लिख रहे हैं सामने। अभी आज इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ और है, अभी पहले इनको वन बाय वन क्लियर कर लें, फिर इसके बाद चलते हैं कि असली मकसद आखिर में है क्या। टाइम की बात कर ले, मान लीजिए 9 बज रहे हो, तो इट इज 9 o'clock। अब यहाँ भी हमने इज एम आर का यूज करा, केवल क्या बता रहे हैं, टाइम। आइडेंटिटी का मतलब सिंपल सी बात है, मैं टीचर हूँ तो क्या बोलूंगा, आई एम अ टीचर। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। ये मेरी आइडेंटिटी होगी। बात समझ रहे हो। सॉरी बेटा स्पेस कम है, बट इसी के अंदर हमने सारे वर्ड क्लियर यहाँ पे कर लिया। थोड़ा हैंड राइटिंग होता है ना, लिखते हैं तो थोड़ा वर्डिंग्स छोटे मोटे लंबे बड़े होते रहते हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात आई है, अब शुरू करते हैं। बेटा जितने भी सेंटेंस हमने लिखे ध्यान दीजिए, हमने इज एम आर का यूज अकेला करा है, हर सेंटेंस में जो इज एम आर आ रहा है वो अकेला आ रहा है। बात क्लियर। एक्सक्यूज मी, इस सेंटेंस में भी इज हमारा अकेला आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब पीछे ही हमने पढ़ा कि अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर अकेला आ जाए, वहां कोई दूसरी वर्ब ना आए, तो बेटा जो ये इज एम आर होता है ये मेन वर्ब कहलाती है। और कौन सी वर्ब है ये, फर्स्ट फॉर्म। तो बनने वाला टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। तो पीछे जो भी कुछ हमने बातें पढ़ी और जो भी एग्जांपल लिए, ध्यान रखना वो सब प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस हैं। अब
तुम्हारा दिल गवाही देना दे वो बात अलग है, लेकिन हमने पुरानी लेक्चर जो मतलब पहला लेक्चर था उसमें इस बात को काफी बारीकी से डिस्कस किया था कि अकेला इज़्ज़ामार जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो बनने वाला टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होता है। अब अगर आपने नहीं देखा है तो यू शुड गो एंड चेक इट आउट, देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी पहली वीडियो का, साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप पे एक चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो और आपको सारी अपडेट वहाँ मिलती रहती हैं। इन वीडियोस के अलावा बहुत सारे आपके लिए टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं पढ़ने के लिए, ग्रामर से वोकैब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो। चलिए आते हैं, तो पीछे जो सेंटेंसेस लिखे हमने सारे ये प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस थे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि इज एम आर वॉज वर क्या एक्सप्रेस करता है। अब जरा आगे आते हैं और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो देख लेते हैं। फिलहाल एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और इस सभी को आप फिलहाल जब तक लिखता हूँ तब तक आप इसके इंग्लिश बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पहला सेंटेंस है वह मेरा दोस्त है। बहुत बेसिक है बट फिर भी आप ट्राई कीजिए स्पीड में कि जब तक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ तब तक इन सेंटेंसेस के इंग्लिश बनाइए। दूसरा, वह मेरा बचपन का दोस्त है। और हल्के से गलती हुई है, इससे पहले इरेज कर दूं यहाँ पे। चलिए एक तीसरा सेंटेंस और है, वह मेरा बचपन से दोस्त है। और फिलहाल मैं आपको यही पढ़ाना चाहता था कि मान लीजिए हिंदी लिखी हुई आती है तो इंग्लिश कैसे बनाओगे आप। बेटा एक बात और, अगर आपको लगता है कि यस वी कैन समवेयर इम्प्रूव दिस सीरीज, हम इस सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप फ्री हो अपना फीडबैक सजेशन देने के लिए हमें। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक सजेशन पक्का दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि कुछ और चेंजेस लाया जाए या कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जाएं जो आपको दिक्कतें करती हैं, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए पढ़ाने के लिए। बट फिर भी आप अपना विचार जरूर दीजिएगा वहाँ पे, ताकि उन सब चीज़ों को भी शामिल कर सकें इन सभी सीरीज के अंदर। और कायदे से जो ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है इसका मकसद यही था कि इस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश आपको सिखाई जाए। तो लीजिए आज से शुरू हो चुकी है, बट अचानक नहीं सिखा सकते, इससे पहले आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए थी। इसलिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर और जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसका हाफ, उसके अंदर आपको बेसिक बातें बताई गई हैं। तो बेटा इन सब की इंग्लिश क्या बनेगी, आइए ट्राई कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है वह मेरा दोस्त है, पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। इसके लिए बनाई ही इज माई फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस वह मेरा बचपन का दोस्त है, सो ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। कोई डाउट तो नहीं है। अब बेटा ये बचपन का फ्रेंड ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, अभी आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। वो मेरा दोस्त है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, कैसा दोस्त है, बचपन का। जैसे ही इज माई पढ़ा होगा आपने, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आप बोलते हो ना। सो ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट किसका रिप्लाई हुआ, व्हाट काइंड ऑफ का। तो ये हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव। ठीक उसी प्रकार वह मेरा दोस्त है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव। समझने वाली बात ये दोनों सेंटेंसेस हमने यहाँ लिखे, यहाँ भी इज अकेला आ रहा है, यहाँ भी इज अकेला आ रहा है। बेटा ये टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है और ये भी हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर लिया। लेकिन डाउट यहाँ पर है, फर्क क्या है। वह मेरा बचपन से दोस्त है, बेटा से है ये, बचपन से, ठीक है ना। फर्क क्या है, तो बेटा यह बचपन का दोस्त है और यहाँ बचपन से, यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क आ गया। वह मेरा बचपन से दोस्त है, अगर आप इसके इंग्लिश ये बनाते हो ही इज माई फ्रेंड। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से की मीनिंग फ्रॉम लगा देंगे, बता रहा हूँ फ्रॉम गलत है। क्यों गलत है आइए बात कर लेंगे। कायदे से यहाँ फ्रॉम नहीं बल्कि सिंस या फोर आएगा, तो बचपन से की मीनिंग सिंस चाइल्डहुड। अभी समझिएगा ध्यान से, पूरी बात सुनिएगा तभी डिसीजन लेना। तो पहली बात, से की मीनिंग तो फ्रॉम तो लगानी नहीं,
अच्छा, क्या लगानी है, सिंस या फॉर। अब सिंस फॉर में से सिंस आएगा, ऐसा क्यों? मान लीजिए टाइम है, ठीक, ये प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर है, और जो पीछे बीत गया वो पास्ट है हमारा। ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वह चलते हुए आ रहा है और आज भी चलता है, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट ये सेंस रखता है सिंस या फोर। इनका मतलब से का मतलब 5 साल से, तो मीन्स आज भी है और पिछले 5 साल से, तो 5 साल पहले काम स्टार्ट हुआ, चलता हुआ अब तक आया। बात समझ रहे हो? ऐसे बचपन से, तो बचपन जा चुका, अब जवानी आ चुकी होगी, तो बचपन से लेके अब तक, तब से लेके अब तक, ये सेंस केवल सीन्स और फोर रखते हैं, फ्रॉम नहीं। फ्रॉम आता है फ्यूचर के लिए, कैसे, मंडे से, तो कौन सा मंडे, आने वाला। लेकिन पिछले मंडे से, तो वहां सेंस या फोर आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। बात समझे? चलिए, तो पहली बात, फ्रॉम तो आएगा नहीं, सिंस आएगा, और सिंस लगा दिया। तो जब फ्रॉम नहीं आएगा तो मैं इसको यहाँ से मिटा सकता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये बात क्लियर। अच्छा, अब मैं दोबारा सेंटेंस को लिखता हूँ यहाँ पे, आइए। ही इज माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। बात क्लियर? तो अगर आप में से भी सभी ने यही इंग्लिश बनाई है, तो बेटा एक बार समझा दूं, ये सेंटेंस गलत हो गया। अब समझिएगा गलत हुआ कैसे। हम देख रहे हैं पहले सेंटेंस के लास्ट में वह मेरा दोस्त है, वह मेरा बचपन का दोस्त है। तो हम करते क्या है, जब भी किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा आ रहा है पहले हम ये पकड़ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहले सेंटेंस के लास्ट में दोस्त है लिखा आ रहा है, दूसरे सेंटेंस के लास्ट में भी दोस्त है लिखा आ रहा है, बस एक बचपन का वर्ड ऐड कर दिया है। तीसरे सेंटेंस के लास्ट में भी दोस्त है लिखा आ रहा है। कायदे से तीनों सेंटेंस हमें एक दिखाई दे रहे हैं, बस फर्क क्या आया, वहां बचपन का, यहाँ बचपन से। लेकिन बेटा ये एक नहीं है, इस से ने कहानी बिगाड़ दी। से का मतलब आप यहाँ पे सिंस या फोर लगाओगे। अब एक कहानी है, जहां भी सिंस या फोर आ गया बेटा वहां इज एम आर नहीं आता, क्योंकि ये बनने वाला टेंस हमारा इंडेफिनाइट टेंस है। ठीक, सेंस फॉर जहां आता है वो बनने वाला टेंस हमारा परफेक्ट टेंस होना चाहिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। इसकी हम बात करेंगे डीपली, कब, टेंस की वीडियो में, जब वहां पहुंचेंगे। अभी नहीं, अभी बस हमें इस सेंटेंस की असली ट्रांसलेशन इंग्लिश क्या बननी चाहिए करेक्ट वो देखना है। तो जब भी किसी सेंटेंस में जहां इज एम आर आता है, ये रहा ये रहा, इन सभी सेंटेंसेस में अगर से आ जाए, से का मतलब सिंस फॉर, और कोई टाइम दे दिया जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो बेटा वहां पर इज जमा गलत हो जाता है और राइट इंग्लिश बनेगी ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अब समझिएगा, ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, हमने करा क्या, कुछ नहीं। हम जानते हैं जहां भी सिंस फॉर आएगा परफेक्ट टेंस बनता है, तो बेटा परफेक्ट टेंस तो है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी इसी इज की मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद होगा बी की फॉर्म पढ़ी थी हमने, इज एम आर वॉज वर्ब बीन, बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये रहा, कुल मिला के हमने क्या सीखा, दोबारा नेक्स्ट पे समझाता हूँ मैं आपको, कि जिस भी सेंटेंस में इज, एम और आर अकेला आता है वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस कहलाता है, नो डाउट। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में हमने सिंस या फॉर लगा दिया, और इस सिंस या फॉर का मतलब से होगा, और इस से के साथ में कोई टाइम लिखाएगा, बचपन से, 2 साल से, 2 दिन से, सुबह से, शाम से, तो ये हमारा इज एम आर गलत हो जाता है। इसकी जगह पे आपको हैज बीन, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, वरना फिर हैव बीन का यूज करना पड़ता है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मैं पार्क में हूं, ठीक है, एक सेंटेंस है, मैं पार्क, पार्क बोलते हैं, हम पार्क होता नहीं है, ये पार्क होता है, मैं पार्क में हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? और एक सेंटेंस वहीं और है, मैं सुबह से पार्क में हूं, उसकी इंग्लिश क्या बनाओगे आप? आइए बनाते हैं। मैंने कहा मैं पार्क में हूं, दूसरा मैं सुबह से पार्क में हूं। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए तो बेटा यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया
और पार्क में हूँ हमारा कॉम्प्लीमेंट। मैं सब्जेक्ट हो गया, पार्क में हूँ कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम है। बस सुबह से एक नया वर्ड आ गया, तो बेटा मैं पार्क में हूँ, आई एम इन द पार्क। इस हमारा अकेला आ रहा है, बिल्कुल। बनने वाला टेंस कौन सा हुआ? इंडेफिनाइट, सही बात है। लेकिन यहाँ सुबह से लिखा गया, से का मतलब सिंस या फोर, फिलहाल यहाँ सिंस आएगा। तो अगर इसके इंग्लिश बनाते हो, आई एम इन द पार्क, आपने वही इंग्लिश लिखी इन द पार्क, और सुबह से का मतलब आपने सिंस मॉर्निंग कर दिया, तो बेटा ये हो जाएगा गलत। कि ठीक है, सिंस आते ही परफेक्ट टेंस आना है, लेकिन यहाँ तो इंडेफिनाइट टेंस है, गलत हो जाएगा। तो राइट इंग्लिश क्या होगी? इसकी बनेगी आई हैव बीन इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ये इसकी राइट इंग्लिश होगी। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लियर। आइए थोड़ा एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने कहा वह दिल्ली से बाहर था, पास्ट में बात कर लेते हैं। वह दिल्ली से बाहर था। और वहीं एक सेंटेंस और लेते हैं। वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर था। अब बेटा इन सेंटेंस के इंग्लिश बनानी है हमें। तो देखो बड़ा आसान है, आई होप आप सही बना सकते हो। वह दिल्ली से बाहर था, ही वॉज आउट ऑफ दिल्ली। और अगर आपसे पूछा जाए टेंस कौन सा है, हम जानते हैं वॉज अकेला आ रहा है, मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेंस कौन सा बना? ये हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। लेकिन यहाँ पे आते हैं, वह 2 हफ्ते से दिल्ली से बाहर था, तो आपने बनाया ही वॉज आउट ऑफ दिल्ली। और 2 हफ्ते से का मतलब 4 to weeks, यहाँ बेटा 4 आएगा। अभी लड़ना मत कि कहाँ लगाना है सिंस, कहाँ लगाना है फोर। बाई चांस गलती कर जाओ, सिंस की जगह फोर लगा दिया या फोर की जगह सिंस लगा दिया, डोंट वरी, चलता है इतना, ठीक है ना। बस समझिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें इज एम आर वर्सेज हैज बिन हैव बिन पढ़ा। अब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे हुआ? बिल्कुल वैसे जैसे इज एम आर गलत था, वैसे ये भी गलत, क्योंकि सही लिखा गया। टेंस हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है, लेकिन हम जानते हैं जहां भी सही लिखा आएगा वो परफेक्ट टेंस बनता है। तो राइट इंग्लिश क्या होगी? ही हैड बीन, पास्ट का परफेक्ट टेंस में हैड आता है, बीन आउट ऑफ दिल्ली फॉर 2 weeks, ये आपका राइट सेंटेंस है। अब प्रूफ करते हैं कैसे। बेटा हैड क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म। ये हमारा बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। बात समझे? अगर मान लीजिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा बच्चे कक्षा से बाहर हैं। जरा इसके इंग्लिश कमेंट कीजिए आप। वहीं अगर देखिए, बच्चे 2 घंटे से कक्षा से बाहर हैं। बच्चे कक्षा से बाहर हैं, वहीं बच्चे 2 हफ्ते से कक्षा से, सॉरी 2 घंटे से कक्षा से बाहर हैं। अब सिंपल सी बात है, बच्चे कक्षा से बाहर है मीन्स दे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हो गया, आर आउट, किससे बाहर हैं? ऑफ द क्लास, दे स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द क्लास। लेकिन देखिए बच्चे 2 घंटे से, बेटा का से लिखा गया, हम जानते हैं एज एम आर गलत हो जाता है, इसको चेंज करना किसमें? हैज बिन हैव बिन में। तो सब्जेक्ट आपका बहुत सारा